ये कहानी एक महत्वाकांक्षी और साहसी योद्धा की है, जिसकी किस्मत युद्ध भूमि में मरने के लिए लिखी गई थी। वह कभी यह मानता था कि उसके जैसे व्यक्ति जिसकी प्रतिभा युद्ध भूमि में जागृत हुई, पनपी और अपनी जड़ें जमाई, एक नया जीवन शुरू कर सकते हैं। उस नए जीवन में उसने कल्पना की थी कि वह अंततः एक परिवार बना सकेगा, कुछ ऐसा जिसकी उसे बेहद लालसा थी। लेकिन दुखद रूप से यह सब केवल एक अधूरा सपना बनकर रह गया। हमारे सामने घुटनों के बल बैठा योद्धा और कोई नहीं, बल्कि ड्रेनिक साम्राज्य का प्रसिद्ध योद्धा एरिक है, इस कहानी का नायक। उसका अंतिम प्रतिद्वंद्वी भी एक महान योद्धा है, जिसे अल्थॉन साम्राज्य के 6 हेक्सा क्लास योद्धाओं में से एक, ड्यूक थेरान के नाम से जाना जाता है। हाँ, तो तुम अभी भी खड़े हो एरिक? ड्यूक थेरान ने उत्सुकता से कहा। क्या तुम्हें एहसास नहीं कि तुम किसके खिलाफ हो? मैं अल्थॉन साम्राज्य के 6 हेक्सा क्लास योद्धाओं में से एक हूं। फिर भी तुम डटे हुए हो। क्या अजीब शख्सियत हो तुम। एरिक को अच्छी तरह पता है कि उसके सामने कितनी बड़ी चुनौती खड़ी है, खासकर जब उसने सिर्फ एक दिन में ही ब्लैक वेव वेयर की विनाशकारी शक्ति का अनुभव कर लिया था। लेकिन हार मानना उसकी फितरत में नहीं। वह अपनी तलवार कसकर पकड़ता है, कांपते हुए पैरों पर खड़ा होता है और दहाड़ते हुए कहता है, मैं युद्ध भूमि पर जन्मा हूं और यहीं मरूंगा। दोनों योद्धा धीरे धीरे एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं और उनकी आभा से चारों ओर उथल पुथल मच जाती है। ड्यूक थेरान मुस्कुराता है। तुम सचमुच साहसी हो एरिक, लेकिन तुम्हारी आंखों में, हां, मैं देख सकता हूं, वहां अभी भी एक अफसोस झलक रहा है। वह गहरी सांस लेते हुए तलवार को ऊर्जा से भरता है और बिजली की गति से एरिक की ओर दौड़ता है। काश, अगर परिस्थितियां अलग होती तो तुम मेरे योग्य प्रतिद्वंद्वी होते। लेकिन शायद जब तुम्हें नया जीवन मिलेगा, तब तुम अपने पछतावे को छोड़ सकोगे। थेरान अपनी तलवार घुमाता है, लेकिन इससे पहले कि एरिक अंतिम सांस ले, उसकी यादों की झलक हमारे सामने आती है। ड्रेनिक और अल्थॉन साम्राज्यों के बीच युद्ध वर्षों से चल रहा है। मेरी मां भी इस युद्ध की भेंट चढ़ गई। जब वह मरी, तब मैं सिर्फ एक नवजात था, इस अराजक दुनिया में एक अनाथ। जब दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते थे और किताबें पढ़ते थे, तब मैं अपने साम्राज्य के लिए युद्ध में योगदान देने के तरीकों की तलाश में जुटा था। 14 साल की उम्र में मुझे पहली बार तलवार उठानी पड़ी और युद्ध के मैदान में भेज दिया गया। मैंने साहसपूर्वक लड़ाई लड़ी और तभी मेरी असली प्रतिभा जागी। मेरे हृदय में बसा मोनोर मेरी हर हरकत और इंद्रियों को उस स्तर तक बढ़ाने लगा, जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। धीरे धीरे मैं योद्धाओं की श्रेणी में ऊपर चढ़ता गया। सबको चौंका देने वाली बात यह थी कि मैंने 3 मनाकोर को साध लिया और एक क्वाड कोर बन गया। 4 हेक्सा क्लास योद्धाओं की श्रेणी में शामिल होना अब उसकी पहुंच के भीतर था। यह वही अवसर था जिसकी उसे वर्षों से तलाश थी। उसे विश्वास था कि यह अंतिम युद्ध शायद उसके थके हुए जीवन को शांति दे सके। इसलिए उसने अपनी आखिरी लड़ाई पूरी ताकत से लड़ी, ये जानते हुए कि वह अपने हर सपने को पूरा करने के कगार पर खड़ा था। लेकिन तभी ड्यूक थेरान युद्ध के मैदान में आया। धम, उसकी मात्र उपस्थिति ने ही पूरे युद्ध क्षेत्र में अफरा तफरी मचा दी। सैनिक डर से पीछे हट गए। वर्तमान में ड्यूक का पहला वार एरिक की तलवार को टुकड़ों में बिखेर देता है। ट्रर, टूटी तलवार के टुकड़े हवा में चमकते हुए बिखर जाते हैं और उसके साथ ही उसकी उम्मीदें, उसके सपने सब चकनाचूर हो जाते हैं। नहीं, उसके कुछ सोचने से पहले ही ड्यूक का अगला वार उसकी छाती में आ समाता है। खस, एरिक की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। दर्द उसकी पूरी देह में दौड़ जाता है। मैं बस एक परिवार बनाना चाहता था, लेकिन वह हार चुका था। ड्यूक के वार की ताकत से वह युद्ध क्षेत्र में दूर जा गिरता है। धड़ाम, उसका शरीर जमीन पर टकराते ही धरती फटने लगती है। खून से लथपथ, चोटों से कराहता हुआ वह जमीन पर फिसलता चला जाता है। धीरे धीरे उसकी चेतना धुंधली पड़ने लगती है। सब कुछ अंधेरा हो रहा है और फिर सब कुछ काला पड़ जाता है। लेकिन अचानक अंधकार हटने लगता है। क्या? वह अपनी आंखें खोलता है। उसकी नजर एक पति पत्नी पर पड़ती है जो किसी बच्चे के साथ खेल रहे हैं। ये लोग कौन हैं? लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है वे उससे अपना बच्चा बुला रहे हैं। क्या? उसका पिता उसे उठा लेता है और एक चौड़ी मुस्कान के साथ कहता है, डिने, तुम्हें मेरे नक्शे कदम पर चलना है और एक महान भालाधारी बनना है। लेकिन तभी
रुको। उसकी मां झट से उसे पति के हाथों से खींच लेती है। नहीं, हमारा बेटा एक जबरदस्त हत्यारा बनेगा। एरिक या अब डिने सहमे हुए देखता है कि उसके माता पिता इस बात पर बहस कर रहे हैं कि वह आगे क्या बनेगा। वे एक गाड़ी में यात्रा कर रहे हैं अपने घर की ओर। पूरे रास्ते वे एक ही बात पर बहस करते रहते हैं। अंधेरे में छिपकर दुश्मनों को चुपचाप मारना और बिना किसी निशान के गायब हो जाना ज्यादा रोमांचक है। उसकी मां जोर देकर कहती है, बिल्कुल नहीं, भाला सबसे महान और पूर्ण युद्ध कला है। उसके पिता हंसते हुए जवाब देते हैं। जिन्हें उनके झगड़े के बीच चुपचाप बैठा रहता है, नवीन जीवन की सच्चाई को पूरी तरह समझने की कोशिश करता हुआ। लेकिन यह जीवन अजीब मोड़ ले चुका था। वह अपने दुश्मन देश अल्थॉन साम्राज्य में एक काउंट के सबसे छोटे बेटे के रूप में पुनर्जन्म ले चुका था। जैसे ही गाड़ी महल के द्वार पर रुकती है, उसके माता पिता आखिरकार बीच का रास्ता निकालते हैं। ठीक है, उसे दोनों कलाएं सिखाएंगे। लेकिन उसकी मां अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। हूं, देखना, हमारा बेटा एक महान हत्यारा ही बनेगा। उसका पिता हंसता है और गाड़ी चालक सिर हिलाकर उन्हें इशारा करता है कि वे उतर सकते हैं। डिने अब एक नई यात्रा की शुरुआत करने जा रहा था। दरवाजे पर पहुंचे। दोनों माता पिता थोड़े भ्रमित थे कि वे इतनी जल्दी वहां कैसे पहुंच गए। शायद वे आपस में बहस करते करते समय का ध्यान ही नहीं रख पाए। पति तेजी से घोड़ा गाड़ी से उतरता है और अपनी पत्नी को नीचे उतारने में मदद करने का फैसला करता है। वह उसके सामने हाथ बढ़ाता है, जिससे पत्नी थोड़ा संकोच महसूस करती है और धीमे स्वर में पूछती है, अगर महल के लोग हमें देख लेंगे तो क्या सोचेंगे? पति हल्का सा मुस्कुराते हुए जवाब देता है, मैं तो बस अपनी पत्नी का हाथ पकड़ रहा हूं, इसमें चिंता की क्या बात है? इतना कहकर वह अपनी सुंदर पत्नी को धीरे से घोड़ा गाड़ी से नीचे उतारता है। दूसरी ओर अर्गड अपने पिता को इतना प्रेमी रूप में देखकर थोड़ा अजीब महसूस करता है। क्या सच में ये मेरे पिता हैं? वह सोचता है। लेकिन जल्द ही उसकी यह अजीब भावना खत्म हो जाती है, जब उसकी आंखें महल की भव्यता को देख हैरानी से चौड़ी हो जाती हैं। 2 महीने बाद अपने नन्हे बेटे के साथ बैठी हुई थी, जो अब बोलने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही बच्चे के मुंह से कुछ बुदबुदाने जैसी आवाज निकली, लिली खुशी से उछल पड़ी। तुमने आवाज निकाली। मेरा प्यारा बच्चा बोलने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ हमारा नायक बच्चा इस नए अनुभव से बेहद मोहित था। तो यह होता है किसी बच्चे की पहली आवाज सुनना। उसने सोचा, युद्ध के मैदानों पर भटकते समय उसे कभी यह अनुभव नहीं हुआ था। उसने जो भी बच्चे देखे थे, वे ज्यादातर पट्टियों में लिपटे होते थे, दर्द में रोते हुए, अपने उन माता पिता को पुकारते हुए जो अब इस दुनिया में नहीं थे। उनकी मासूमियत को युद्ध ने छीन लिया था। लेकिन अब वह एक ऐसे घर में था जो सुरक्षित, संपन्न और खुशहाल था। उसे कम से कम इस बात की राहत थी कि यहां उसे भूखा तो नहीं रहना पड़ेगा। अचानक दरवाजा जोर से खुलता है और उसके पिता उत्साह से कमरे में प्रवेश करते हैं। उनके हाथ में एक चमचमाती भाला था। वे गर्व से कहते हैं, बेटा, इसे भाला कहते हैं। हमारे नन्हे नाय के चेहरे पर परेशानी के भाव आ जाते हैं। क्या यह आदमी सच में मेरा पिता है, जो कि साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली हेक्सा क्लास भाला योद्धा है? उन्हें ब्लू व्हर्लविंड कहा जाता था, युद्ध के मैदान का हीरो। मगर अभी वे किसी युद्ध नायक की बजाय एक उत्साही बच्चे जैसे दिख रहे थे। क्या सच में ये वही योद्धा है? वह अविश्वास से सोचता है। अरीनिस, उसकी मां की गुस्से से भरी आवाज कमरे में गूंजती है। तुम्हें शर्म नहीं आती, बच्चे के कमरे में इतनी तेज धार वाली चीज लेकर घुस आए? अरीनिस अचानक सहम जाते हैं। अरे, मैं तो बस इसे दिखाना चाहता था, वे हिचकिचाते हुए कहते हैं। लेकिन लिली की आंखों में उठता गुस्सा देखकर वे और घबरा जाते हैं। क्या मैंने पहले ही नहीं कहा था कि हम अपने बेटे को उचित उम्र से पहले कुछ नहीं सिखाएंगे? लिली की आंखों में तेज चमक थी, जिससे ब्लू हर्लविंड तक कांपने लगता है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। महान योद्धा, जिसने अनगिनत युद्ध जीते थे, अपनी पत्नी के गुस्से के सामने एक डरे हुए बच्चे जैसा दिख रहा था, क्योंकि उसकी मां साम्राज्य की सबसे बेहतरीन हत्यारिन है। इसी बीच उसकी मां भड़कते हुए कहती है, अगर तुमने ऐसा ही किया तो फिर मैं भी अपने बेटे को छोटी उम्र से छिपने और छुपकर वार करने की कला सिखाना शुरू कर दूंगी। पिता तुरंत तर्क देने लगते हैं,
अरे आजकल हर कोई अपने बच्चों को जल्दी शिक्षा दे रहा है। यहां तक कि प्रसिद्ध जादुई परिवार हाउस टेलीपोर्ट वाले तो बच्चे के जन्म लेते ही उसके पास एक जादुई छड़ी रख देते हैं। मगर उनकी पत्नी फिर से गुस्से में आ जाती है और आंखें तरेरते हुए पूछती है, तो क्या तुम्हें यह भाला किसी छड़ी जैसा लग रहा है? इस बीच हमारा छोटा नायक सोचने लगता है, मां और पिताजी मेरे भविष्य को लेकर इतने चिंतित क्यों हैं? फिर वह महसूस करता है कि इसका कारण उसकी दो बड़ी बहनों के करियर चुनाव है। उन्होंने ना तो भालेबाजी चुनी, ना ही हत्यारी बनना। दोपहर का समय, हमारी नन्ही जाई दोनों बहनों के बीच फंसा हुआ था। वे दोनों उसके नर्म नर्म गालों को खींच रही थी, जिससे उसके गाल सुर्ख और फूले हुए लगने लगे। अब तो और भी प्यारा लग रहा है, उसकी बहन अरबेला हंसते हुए कहती है। इस दौरान हमारा नायक सोचने लगता है, अरबेला को बचपन से ही जादू का जुनून था। 12 साल की उम्र तक वह 3 चेन श्रेणी की जादूगर बन चुकी थी। और जादूगरों की सबसे ऊंची श्रेणी 9 चेन होती है, जिसका मतलब है कि वह पहले ही शुरुआती स्तर से कहीं आगे निकल चुकी है। अरबेला प्यार से अपने छोटे भाई को देखती है और उत्साहित होकर पूछती है, डैनी, तुम मेरे साथ जादू सीखना चाहोगे? अकेले सीख सीख कर मैं तो ऊब गई हूं, मैं तुम्हें भी कुछ सिखा सकती हूं। वही दूसरी बहन क्लेयर, जो अरबेला से बिल्कुल विपरीत थी, शांत, संयमित और थोड़ी घबराई हुई, वह धीरे से कहती है, मैं तुम्हें समनिंग सिखा सकती हूं। यह भी एक काम की चीज होती है। समनिंग? हमारा नायक सोचता है, अरबेला की तरह क्लेयर भी असाधारण रूप से प्रतिभाशाली थी। सिर्फ 7 साल की उम्र में उसने अपनी पहली समनिंग कर ली थी और अब वह एक साथ 2 समन नियंत्रित कर सकती थी। अरबेला शरारती अंदाज में हंसते हुए कहती है, क्लेयर, तुम भी इसे छूकर देखो, यह बहुत मुलायम है। मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि नहीं छूना चाहिए, क्लेयर संकोच से कहती है। इस दौरान हमारा नायक सोचता है, पहले मुझे लगता था कि क्लेयर मुझसे नफरत करती है, लेकिन अब समझ आ रहा है कि असल में वह सिर्फ जल रही थी। अब पूरा ध्यान मुझ पर जो है। थोड़ी देर तक झिझकने के बाद क्लेयर धीरे धीरे अपना हाथ आती है और उसका नन्हा सा नाक छू लेती है। अचानक उसकी आंखें चमक उठती हैं। ओह, कितना नरम है! वह फिर से छूती है और खुश होकर कहती है, जब तुम बड़े हो जाओगे तब मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगी। हमारा नायक हैरान होकर सोचता है, ये सब लोग मुझे अपने अपने हुनर में पारंगत बनाना चाहते हैं पिता। मां, साम्राज्य की सबसे खतरनाक हत्यारिन, बड़ी बहन जीनियस जादूगरनी और क्लेयर समनिंग की मास्टर। हे भगवान, मुझे कितना कुछ सीखना पड़ेगा। काउंट स्ट्रेस का घर, ये एक आदर्श कुलीन परिवार है, वैसा ही जैसा मैंने हमेशा सोचा था। डैनी सोचता है, क्या वाकई इस नए जीवन में मुझे बदला लेने की जरूरत है? बिल्कुल, मेरी मौत दुखद थी, लेकिन वो एक युद्ध का मैदान था। वो हंसी रोक नहीं पाता। ये कितना अजीब है कि मैं बदला लेने के बारे में सोच रहा हूं, जबकि जिसने मुझे हराया उसने तो सिर्फ एक निष्पक्ष लड़ाई जीती थी। महल का भव्य हॉल, पूरा परिवार हॉल में इकट्ठा था। सब अपनी अपनी राय रख रहे थे कि डैनी को कौन सा कौशल अपनाना चाहिए। किसी को लगता कि वह अपने पिता की तरह महान भालेबाज बनेगा, तो कोई सोचता कि नहीं, उसमें मां जैसी असाधारण हत्यारिन बनने की प्रतिभा है। किसी को विश्वास था कि वह बड़ी बहन की तरह जादूगर बनेगा, तो कोई कहता समनिंग में महारत हासिल करेगा। हे भगवान, ये सब कितने उत्साही है। डैनी पूरे दृश्य को देखता है और मुस्कुराता है। यही तो वो परिवार है जिसकी मैंने हमेशा कल्पना की थी, और मैं धन्य हूं कि मैं यहां पैदा हुआ। लेकिन जैसे जैसे बहस तेज होती जाती है और सब एक दूसरे पर चिल्लाने लगते हैं, डैनी सोचने लगता है, रुको, क्या वास्तव में एक सामंजस्यपूर्ण परिवार ऐसा ही होता है? चुनाव समारोह का रहस्य, हमें पता चलता है कि हाउस ऑफ स्ट्रेस में एक खास परंपरा होती है। बटरफ्लाई इफेक्ट के हिसाब चुनाव से एक छोटी सी समारोह, चॉइस भी ह्यूमैनिटी की किस्मत बदल सकती है। दूसरे जब शब्दों भी में ये परिवार एक में कोई रिडिकुलसली मेस्ड बच्चा अप फिनोमेनन एक है। साल कम से का कम हमारे होता है, प्रोटोगनिस्ट के लिए तो जरूर, तो एक क्योंकि अब तक उसने अनोखा काफी ऐसे आयोजन लाइफ किया डिसीजंस लिए जाता हैं है। जो उसको रिग्रेट हो रहे हैं। बच्चे के सामने कुछ विशिष्ट वस्तुएं रखी जाती हैं और फिर लोग यह अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि बच्चा कौन सा रास्ता चुनेगा। और आज युवा मास्टर डैनी की बारी है। समारोह का शुभारंभ, 1 साल बीत चुका है और अब यह देखने का समय आ गया है कि युवा मास्टर डैनी क्या चुनेंगे। मेहमान आपस में चर्चा कर रहे थे। बड़ी बेटी एक जादूगर और समनर बनी So थी। he's absolutely अब देखते हैं कि युवा मास्टर क्या चुनते हैं।
जल्द ही सभी समारोह कक्ष की ओर बढ़ते हैं। डैनी के सामने रखी चार वस्तुएं। भव्य हॉल में सभी की निगाहें डैनी पर थीं। वह चार अलग अलग वस्तुओं के पास बैठा था। हर एक किसी विशेष वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी। उसकी मां उसे कोमल स्वर में कहती है, बेटे, जो भी तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद आए उसे चुनो। लेकिन डैनी उलझन में पड़ जाता है। मैं क्या उठाऊं? भाला? उसकी नजर अपने पिता पर जाती है, जो बेसब्री से उसका निर्णय देखने को आतुर है। पिता मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। उन्हें पूरा भरोसा था कि डैनी निश्चित रूप से ड्रैगन टेल भाला उठाएगा। यह कोई साधारण भाला नहीं था। इसका सिर डुकन धातु से बना था, और जब इसमें मना डाला जाता तो यह उतना ही भारी और तीक्ष्ण बन जाता जितना कि योद्धा की क्षमता। मां का विश्वास। डैनी की मां गर्व से उसे देखती है। मेरा बेटा बहुत सुंदर है, भला वह हत्यारा कैसे बन सकता है? फिर भी वह पूरी तरह आश्वस्त थी कि डैनी डैगर उठाएगा। लेकिन यह कोई मामूली डैगर नहीं था। इसे ईल ओरे धातु से बनाया गया था, जो सभी प्राकृतिक तत्वों को धारण कर सकता था और कई अलग अलग जहरीले मिश्रणों को संग्रहित कर सकता था। बहनों की उम्मीद। डैनी की बहनें आश्वस्त थीं कि वह महान जादूगर बनेगा। वह निश्चित रूप से मैजिक पाउच को चुनेगा। और अब पूरे हॉल की नजरें युवा मास्टर डैनी पर थीं। तो आखिर डैनी क्या चुनेगा? विशेष सबस्पेस पाउच है। ऐसी वस्तु जिसे केवल जादूगर या जादुई प्रतिभा वाले लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर क्लेयर अपनी स्वाभाविक झिझक भरी आवाज में सोचती है, क्या डैनी इस समन साइन को उठा सकता है? यह एक समनर टूल है। समनर्स इसका इस्तेमाल एक विशेष कोड प्राप्त करने के लिए करते हैं, जिससे वे अपनी समनिंग क्षमता के आधार पर अपनी समन्स को बुला सकते हैं। डैनी की उलझन। पर डैनी एक अजीब सी दुविधा में था। वह अपने पूरे परिवार के विचारों को साफ साफ सुन सकता है। आखिरकार वह एक गहरी सांस लेता है, और डैनी का अंतिम निर्णय। वह धीरे धीरे सामने रखी वस्तुओं की ओर रेंगने लगता है। पूरा हॉल सांस रोक कर देख रहा था। जैसे ही वह तेजी से आगे बढ़ता है, भीड़ की उत्सुकता चरम पर पहुंच जाती है। आहा, देखो देखो, हमारा बेटा चल रहा है। पिता मुस्कुराते हुए उत्साहित होकर कहते हैं, कुछ मजबूत चुनना बेटे। मां गर्व से कहती है, नहीं नहीं, छोटा और धारदार उठाओ। पर तभी अचानक एक रहस्यमयी पीली रोशनी चमक उठती है। सभी वस्तुएं झिलमिलाने लगीं। डैनी का बक कर जाता है। यह क्या हो रहा है? पूरा परिवार भी अचंभे में था। भीड़ में से कोई बोल पड़ा, ये क्या था? चारों वस्तुओं ने एक साथ प्रतिक्रिया दी। इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। एक महान प्रतिभा। सब चुप हो जाते हैं, और फिर भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। युवा मास्टर, क्या वे एक अद्वितीय प्रतिभा है? वहीं डैनी पूरी तरह से हैरान था। मैं पहले भी एक प्रतिभाशाली सैनिक था, लेकिन इस जीवन में लगता है मैं किसी और ही स्तर पर हूं। अरबेला उत्सुकता से अपने पिता से पूछती है, पापा, अब हमें क्या करना चाहिए? लेकिन पिता और मां दोनों को कोई जवाब नहीं सूझ रहा। आखिरकार यह तय किया जाता है, अब हमें डैनी को चारों कलाओं में प्रशिक्षित करना होगा। भाला, हत्या कला, जादू और समनिंग। समय बीतता है। प्रशिक्षण हॉल से तेज हथियारों की टकराहट सुनाई देती है। डैनी और उनके पिता आमने सामने थे। ओह, अब डैनी बड़ा हो गया है। वैसे पिछली बार हमने उसे सिर्फ 30 सेकंड पहले 1 साल का देखा था, पर अब वह 7 साल का हो चुका है। पिता अपने बेटे की कुशलता देख मुस्कुराते हैं। बहुत अच्छे बेटे। डैनी सिर झुकाकर अपने पिता का धन्यवाद करता है। जन्मदिन का उपहार। तभी एक रहस्यमयी आदमी अचानक वहां प्रकट होता है। डैनी उसे उत्सुकता से देखता है। उस आदमी के हाथ में एक भव्य भाला था। डैनी के पिता इसे देखकर जरा भी चौंके नहीं। वह पहले से इसके आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे तुरंत भाला पकड़ते हैं और डैनी की ओर बढ़ाते हैं। यह तुम्हारे जन्मदिन का उपहार है। असल में यह उपहार तुम्हें जन्मदिन के भोज में दिया जाना था, लेकिन मैं इसे तुम्हारी मां के उपहार से पहले देना चाहता था। अरिन आगे समझाते हैं, मैं इस भाले को पूरे 2 वर्षों से तैयार कर रहा था। राजधानी के एक प्रसिद्ध कारीगर से इसे विशेष रूप से बनवाया गया है। 7वें जन्मदिन की एडवांस में शुभकामनाएं बेटे।
डैनी उत्साह से अपनी पुरानी लकड़ी की छड़ी गिरा देता है और तुरंत भाला पकड़ लेता है। वाह, कितना जबरदस्त है! काले हैंडल और चांदी जैसे चमकते भाले की नोक को देखकर वह दंग रह जाता है। यह तो जरूरत से ज्यादा हल्का भी लग रहा है। पिता मुस्कुराते हुए पूछते हैं, तो पसंद आया? डैनी की आंखें चमक उठती हैं। मुझे यह बहुत पसंद आया पिताजी। इतना ही नहीं, वह उत्साह से भाला घुमाने लगता है। भाला बनाम तलवार। पिता तब एक महत्वपूर्ण सवाल पूछते हैं, बोलो, तलवार और भाले में क्या अंतर है? डैनी झट से जवाब देता है, भाले की लंबाई के कारण इसे दुश्मनों को दूरी पर रखा जा सकता है। साथ ही इसका वार बिंदु छोटा होने के कारण इसका आक्रमण बहुत प्रभावी होता है। पिता सहमति में सिर हिलाते हैं, सही कहा। लेकिन जैसे जैसे तुम ताकतवर बनोगे, भाला चलाना तलवार की तुलना में और कठिन हो जाएगा। वे आगे समझाते हैं, भाले से वार करने के लिए तुम्हें अपने और दुश्मन के बीच एक न्यूनतम दूरी बनाए रखनी होगी। पर चिंता मत करो, हर हथियार की अपनी अच्छाइयां और कमजोरियां होती हैं। तलवार को भले ही सर्वश्रेष्ठ हथियार कहा जाता हो, पर वह भी कुछ परिस्थितियों में कमजोर पड़ सकती है। डैनी सिर हिलाकर कहता है, मैं इसे ध्यान में रखूंगा पिताजी। हेक्सा क्लास स्पीयरमैन की शक्ति। अचानक पिता भाले को घुमाने लगते हैं। आओ बेटा, एक छोटा सा द्वंद्व करते हैं। डैनी की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। क्या? पिताजी से लड़ना? लेकिन तभी एक अकल्पनीय शक्ति उनके पिता के शरीर से निकलने लगती है। डैनी अंदर ही अंदर कांप जाता है। हे भगवान, ये क्या है? मैंने पहले भी इतनी जबरदस्त जादुई ऊर्जा महसूस नहीं की। पिता भाले को चार्ज करते हैं और जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, भाले की नोक के चारों ओर की जगह विकृत होने लगती है। डैनी की सांसें थम जाती हैं। यह क्या हो रहा है? पिता समझाते हैं, जब भाले के वार के साथ जादुई ऊर्जा को छोड़ा जाता है तो यही होता है। यह तकनीक कोर की विशेषता का उपयोग करती है, जो जादुई ऊर्जा को एक ही जगह केंद्रित करता है। डैनी सिर झुकाकर सोचता है, ओह, यह तो मेरी बहन ने भी बताया था। मनुष्य अपनी शारीरिक सीमाओं को पार कर सकते हैं। जैसे जैसे कोर की संख्या बढ़ती है, वैसे वैसे उनकी क्षमता भी बढ़ती है। डैनी सोचता है, पिछले जीवन में मेरे पास क्वाड कोर था, पर इस बार? पिता गर्व से मुस्कुराते हुए कहते हैं, अब तुम्हारे पास 6 मैनाफेस है। डैनी ऊपर से चौंकने का नाटक करता है, पर अंदर ही अंदर सोचता है, अगर मैं मरा न होता तो न जाने कितनी ऊंचाइयां छू सकता था। पिता गर्व से मुस्कुराते हुए कहते हैं, अब अपने नए भाले को आजमाओ। डैनी थोड़ा झिझकता है, क्या मैं सच में कर पाऊंगा? पिता हौसला बढ़ाते हैं, बस अपना मन शांत करो, चिंताओं को भूल जाओ और बस वार करो। डैनी सहमति में सिर हिलाता है और भाले को कसकर पकड़ता है। पिछले जीवन में तलवार मेरी पहली पसंद थी। भाले को मैंने बस एक सहायक हथियार की तरह इस्तेमाल किया था, लेकिन अब पहली बार मैं इसे गंभीरता से अपनाने जा रहा हूं। वह सांस लेता है, अपनी मुद्रा सेट करता है और धीरे धीरे आंखें बंद कर लेता है। वार जो हकीकत को हिला दे। पिता दूर खड़े मुस्कुरा रहे हैं। मुद्रा तो एकदम सही है। मुझे यह तकनीक सीखने में 7 साल लगे थे, पर मेरा बेटा अभी इतना छोटा है, क्या वो इसे कर भी पाएगा? पर तभी स्वाश, डैनी ने भाला चलाया और हकीकत बिखरने लगी। पिता की आंखें चौड़ी हो गई। यह क्या? यह कैसे संभव है? पिता चौंकते हुए चिल्लाते हैं, तुमने यह कैसे किया? डैनी शांत स्वर में जवाब देता है, जब मैंने भाले को धक्का दिया, तब मैंने अपनी जादुई ऊर्जा को एक बिंदु पर केंद्रित किया। जैसे ही वह भाले की नोक तक पहुंची, मैंने ऊर्जा का प्रवाह काट दिया। पिता अविश्वास में फटी फटी आंखों से देखते हैं। क्या? क्या तुमने मैनाकोर बना लिया? डैनी हल्की मुस्कान के साथ कहता है, हां पिताजी। दरअसल जब मैं मैनाकोर बनाने की किताब पढ़ रहा था, तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसे आजमाया जाए, और सौभाग्य से मैं सफल हो गया। पर सच तो यह था, मैंने इसे माना ब्रीदिंग के दौरान ही बना लिया था। पिता धीरे से घुटनों के बल बैठते हैं, अपने बेटे की आंखों में देखते हैं। मेरा बेटा असाधारण योद्धा बनेगा। डैनी बस हल्की मुस्कान देता है और मन ही मन सोचता है, यह तो बस शुरुआत है। आगे आगे देखो पिताजी। 7वें जन्मदिन का जश्न। रात होते ही महल में मेहमानों का जमावड़ा होने लगता है। संगीत की मधुर धुनें, हंसी और शोर शराबे की गूंज।
सब अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन पलों का आनंद ले रहे हैं। पर तभी ड्यूक बाउट, वही आदमी जिसने पिछले जीवन में डैनी को मारा था, भी इस समारोह में मौजूद था। जैसे ही उसकी नजर अरिन पर पड़ी, उसने बुलाया, अरे अरिन, इधर आओ। अरिन ने आदरपूर्वक सिर झुकाया, ड्यूक बाउट। पर बाउट ने हंसते हुए कहा, अरे छोड़ो ये औपचारिकताएं, हमेशा की तरह बात करो। तुम जानते हो कि मैं औपचारिकता से चिढ़ता हूं। लेकिन अरिन जल्दी से उसके पास आया और फुसफुसाया, देखो बहुत से लोग हमें देख रहे हैं, हमें सार्वजनिक रूप से एक्टिंग करनी पड़ेगी। बाउट मुस्कुराता है, हूं, समझ गया, चलो फिर दिखावा ही सही। ड्यूक हंसते हुए कहते हैं, छोड़ो ये औपचारिकताएं अरिन, जैसे चाहो वैसे बात करो। फिर वह चारों ओर नजर घुमाते हैं और पूछते हैं, वैसे तुम्हारा बेटा कहां है? अरिन पीछे मुड़ते पुकारते हैं, डैनी, आओ और ड्यूक थेरॉन से मिलो। ड्यूक थेरॉन? डैनी का दिल जोर से धड़कता है, यह नाम सुनते ही यादें कौंधने लगती हैं। आखिरी बार जब इस आदमी को देखा था, तब मेरी मौत हुई थी। पर वह खुद को संभालता है, गहरी सांस लेता है और आगे बढ़ता है। 4 की परीक्षा। डैनी सिर झुकाकर विनम्रता से बोलता है, मेरा नाम डैनी स्रेस है। आपसे मिलकर खुशी हुई ड्यूक महोदय। ड्यूक जोर से हंसते हैं, हा हा हा, क्या शिष्ट बच्चा है। फिर वह अरिन की ओर देखते हैं, तो क्या यह भी भाला चलाना सीख रहा है? अरिन गर्व से सिर हिलाते हैं, बिल्कुल, और यह काफी होनहार भी है। रहस्यमय मुलाकात। इसी बीच एक छोटी लड़की ड्यूक थेरॉन के पीछे से बाहर आती है। डैनी की नजर उस पर पड़ते ही वह पल भर के लिए चौंक जाता है। लड़की सिर झुकाकर विनम्रता से कहती है, नमस्ते काउंट स्रेस। फिर वह अपना परिचय दे देती है, मेरा नाम लाइला थेरॉन है, थर्मियन ग्रुप परिवेगी, सबसे छोटी बेटी। डैनी सोच में पड़ जाता है, लाइला थेरॉन, क्या यह मुलाकात महज एक संयोग है? भव्य महफिल और छिपी हुई बेचैनी। महल में जश्न पूरे शबाब पर था। संगीत, हंसी, ठाके, हर ओर रौनक थी। पर दूसरी ओर अर्किन स्ट्रेस और बाउट थर्मियन के चेहरे पर चिंता की छाया थी। बैरनेस थर्मियन अभी भी बीमार थी। बाउट ने हर संभव उपाय आजमा लिया था, पर कोई इलाज कारगर नहीं हुआ। अर्किन दिल से प्रार्थना कर रहे थे, काश यह सब बस एक अस्थाई दौर हो। पर बाउट गंभीर स्वर में चेतावनी देते हैं, अगर मैं अचानक गायब हो जाऊं तो समझ लेना कि मेरी पत्नी की तबीयत बिगड़ गई है और मुझे राजधानी लौटना पड़ा। डैनी और लाइला की गुप्त बातचीत। इस बीच डैनी कहां गया? बाउट सोच में पड़ जाते हैं। वह काफी चतुर बच्चा है। मैं उससे और बात करना चाहता था, पर अरिन भी नहीं जानते थे उनका बेटा कहां है। फिर ध्यान जाता है कि मिस लाइला भी गायब है। ओह, तो दोनों साथ गए हैं। पर वे किस बारे में बात कर रहे होंगे? शाही बंधनों से आजादी की चाह। चमकते चांदनी के नीचे लाइला मुस्कुराते हुए कहती है, सच कहूं तो मुझे ये शाही पार्टियां पसंद नहीं। डैनी हल्का हंसता है, मैं समझ सकता हूं। लाइला आकाश की ओर देखती है, लेकिन इस बार मैं खुश हूं कि मैं आई। तुम्हारे बारे में बहुत सुना था कि तुम कितने खूबसूरत हो, पर अब चांदनी में तुम्हें देखकर तुम और भी अच्छे लग रहे हो। डैनी हल्का मुस्कुराता है, खुशी है कि तुम्हें यह जगह पसंद आए। लाइला उत्सुकता से कहती है, बिल्कुल, तुम्हारा घर शांत और सुकून भरा है। मेरे घर में तो हर वक्त कुछ न कुछ चलता रहता है। नित नए कुलीन लोग आते हैं, व्यावसायिक सौदे होते हैं, यहां तक कि शाही परिवार भी आता रहता है। और सबसे कष्टदायक बात, डैनी सवालिया नजरों से देखता है, क्या? लाइला नाराजगी भरी आवाज में कहती है, हर बार जब कोई आता है मुझे औपचारिक पोशाक पहनकर उनसे मिलने जाना पड़ता है। डैनी उसे ध्यान से देखता है और सोचता है, शाही परिवार की यह जिंदगी क्या वाकई कोई वरदान है या अभिशाप? लाइला गहरी सांस लेते हुए कहती है, मुझे ये औपचारिक पोशाकें और पार्टियां बिल्कुल पसंद नहीं। अगर मेरे बस में होता तो मैं बस कोई आरामदायक कपड़े पहनती और पूरा दिन तलवारबाजी का अभ्यास करती। डैनी थोड़ा चौंक जाता है। इतनी छोटी और मासूम दिखने वाली लड़की तलवार चलाना सीख रही है, जादू नहीं? पर उसे समझ आता है कि दरअसल यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं अपने भाले के साथ करता हूं। यह शांत इलाका मुझे अभ्यास करने की पूरी आजादी देता है। लाइला उसे भाले के साथ देखकर चौंक जाती है। फिर अचानक उसे कुछ याद आता है, अरे हां,
तुम्हारे पिता का उपनाम ब्लू व्हर्लविंड है, तो तुम भी उनकी तरह बनना चाहते हो? डैनी सिर हिलाता है। नहीं, मैं बस अभ्यास कर रहा हूं। लाइला चौंक जाती है। क्या? मतलब तुम अकादमी में दाखिला लेने के लिए मेहनत नहीं कर रहे? पर हर कोई तो इसीलिए कड़ी मेहनत करता है। डैनी मुस्कुराता है। अकादमी में दाखिला मिलना कठिन तो होगा, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं सफल हो जाऊंगा। लाइला उसकी आत्मविश्वास भरी आवाज सुनकर स्तब्ध रह जाती है। फिर वह सवाल करती है, अगर तुम फेल हो गए तो? डैनी कंधे उचकाते हुए जवाब देता है, तो दोबारा कोशिश करूंगा। और अगर दूसरी बार भी नहीं हुआ, तो समझूंगा कि यह रास्ता मेरे लिए नहीं है। लाइला उसकी यह लापरवाह सोच सुनकर और भी ज्यादा चौंक जाती है। कैसे कोई इतना आराम से अपने भविष्य के बारे में सोच सकता है? वह धीरे से पूछती है, तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम अपने परिवार और घर को निराश कर सकते हो? डैनी हल्का हंसता है। डर? नहीं, मेरी पिछली जिंदगी के संघर्षों के सामने ये कुछ भी नहीं। लाइला उसकी बेपरवाही को देखकर जलन महसूस करती है। काश मेरा परिवार भी असफलता को इतनी ही सहजता से लेता। पर मेरे घर में हार का मतलब है लज्जा। डैनी अब भी यह देखकर हैरान होता है कि अभिजात्य वर्ग के लोग इतनी छोटी छोटी बातों की परवाह क्यों करते हैं। लेकिन उसे लाइला की काबिलियत पर कोई शक नहीं था। वह मुस्कुराकर कहता है, तुम जी जरूर सफल होगी। लाइला यह सुनकर खिल उठती है। सच में? फिर वह अचानक उत्साह में बोलती है, चलो, मैं तुम्हें अपनी तलवारबाजी दिखाना चाहती हूं। डैनी थोड़ा चौंकता है। इतना जोश? वाह! पर जब कोई तलवार चलाने को तैयार हो, तो उसे रोक पाना मुश्किल होता है। लाइला तुरंत पूछती है, यहां अभ्यास मैदान कहां है? डैनी सिर पकड़ता है और सोचता है कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए, पर फिर भी वह उसे अभ्यास मैदान की ओर ले जाता है। अभ्यास का मैदान और लाइला की तलवारबाजी। जैसे ही लाइला तलवार उठाती है, वह बिल्कुल नहीं झिझकती। वह लगातार वार पर वार करती है, जैसे कोई अनुभवी योद्धा हो। अगर कोई नौसिखिया देखता तो उसे लगता कि यह तो परफेक्ट तलवारबाज है। पर डैनी कोई नौसिखिया नहीं था। वह उसकी चालों को गौर से देखता है और सोचता है उसके हमले तेज और सटीक हैं। भार रक्षा से आक्रमण में जाने का उसका तरीका थोड़ा असंगत है। डैनी मन ही मन मुस्कुराता है। वह वाकई में अच्छी है, पर अब भी सीखने के लिए बहुत कुछ बाकी है। आयला तेजी से तलवार चलाती रही। उसकी हरकतें तेज और धारदार थीं। हमले का समय भी शानदार था। लेकिन फिर कुछ गड़बड़ हुई। उसकी चालें ताल से बाहर हो गई। अभ्यास पूरा करने के बाद हाफती हुई लाइला ने पूछा, तो बताओ, मेरी तलवारबाजी कैसी लगी? डैनी पहले तो संकोच करता है। अगर मैं सच बोलूं तो क्या वह नाराज होगी? पर फिर वह मुस्कुरा कर कहता है, बहुत बढ़िया, देखने में मजा आया। लाइला उसकी तारीफ से बहुत खुश हो जाती है। लेकिन डैनी को लगता है कि उसे सच बोलना चाहिए। वह गहरी सांस लेकर कहता है, तुम्हारी तकनीक अच्छी है, पर सुधार की गुंजाइश अभी भी है। लाइला का चेहरा अचानक गंभीर हो जाता है। डैनी समझाता है, तीसरी चाल के बाद तुम आधा कदम ज्यादा ले रही थी, और फिर अगली चाल में भी। ये छोटे छोटे अतिरिक्त कदम तुम्हारी पूरी तलवारबाजी को थोड़ा असंतुलित कर रहे हैं। लाइला को एक पल के लिए कुछ समझ नहीं आता। क्या? मैं सच में? उसकी आंखों में आंसू छलकने लगते हैं। डैनी घबरा जाता है। ओह नहीं, मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया। मुझे माफ करना, शायद मैं गलत हूं। मैंने बहुत समय पहले तलवारबाजों को देखा था। पर फिर लाइला अचानक अपनी तलवार को और कसकर पकड़ती है। नहीं, तुम सही कह रहे हो। वह दोबारा अभ्यास शुरू करती है, इस बार बिना किसी अतिरिक्त कदम के। डैनी देखता है और मुस्कुराता है। वाह, अब चालें बिल्कुल सही हैं। लाइला की खुशी का ठिकाना नहीं। तुमने मेरी सबसे बड़ी गलती पकड़ ली। वह खुशी से उछलकर डैनी को जोर से गले लगा लेती है। डैनी अचानक हक्का बक्का रह जाता है। अरे अरे, इतनी जोर से? लेकिन लाइला उसे कसकर पकड़े रहती है। धन्यवाद डैनी, अब मेरी तलवारबाजी और बेहतर होगी। पर फिर स्विश! लाइला की तलवार अचानक डैनी के करीब से गुजरती है। डैनी तुरंत पीछे हटता है। हे भगवान, ये लड़की बहुत जोश में है। वह राहत की सांस लेता है। लाइला को सफाई और संयम सिखाने की सख्त जरूरत है। डैनी का जन्मदिन और खास तोहफा। तभी डैनी सेवक हर जगह उन्हें ढूंढ रहे थे। लाइला और डैनी हंसते हुए वापस महल की ओर भागते हैं। जब वे लौटते हैं तो पूरा महल जगमगा रहा होता है।
आज डैनी का जन्मदिन है। डैनी को देखकर सभी मेहमान तालियां बजाने लगते हैं। शुभ जन्मदिन डैनी, उसके माता पिता मंच पर आते हैं। आज सिर्फ तुम्हारा जन्मदिन ही नहीं, बल्कि तुम्हारे पहले मनाकोर की खोज का भी दिन है। सभी लोग आश्चर्य से देखते हैं। इतनी कम उम्र में मनाकोर, यह तो अद्भुत है। फिर डैनी की मां उसके हाथ में एक सुंदर ब्रोच रखती है। यह तुम्हारा उपहार है। डैनी उसे गौर से देखता है। यह हमारे परिवार की शान का प्रतीक है। अब से यह तुम्हारी पहचान और गौरव होगा। डैनी ब्रोच को कसकर पकड़ लेता है और मुस्कुराता है। मुझे हमेशा इसे संजोकर रखना होगा। डैनी को अब आधिकारिक रूप से स्ट्रेस के नाम से स्वीकार कर लिया गया। अब कोई संदेह नहीं कि वह अपने पिता की तरह एक महान व्यक्ति बनेगा। उसके माता पिता बेहद खुश थे और खुद डैनी भी। यह पहली बार था जब उसे 2 जन्मों में इतनी गर्मजोशी से बधाइयां मिली। लेकिन तभी गूंज, पूरे हॉल में जोरदार कंपन हुआ। आह! यह भूकंप है? क्या यह कोई दुश्मन का हमला है? हॉल में अफरा तफड़ी मच गई। डैनी भी घबरा गया, लेकिन उसके पिता ने तुरंत उसे शांत किया। घबराने की कोई जरूरत नहीं। मुझे अच्छी तरह पता है कि यह किसकी करतूत है। डैनी अभी भी अनजान था, लेकिन फिर बिजली की चमक। हॉल की छत पर अचानक बिजली कड़कने लगी और फिर स्विश! आकाश में एक बड़ा जादुई द्वार खुला। सभी अतिथि अचंभे में थे। यह क्या हो रहा है? एक छोटी सी आकृति उस द्वार से बाहर निकली और शरीर को किसी भी नियम की परवाह किए बिना सीधे जमीन पर उतर गई। वह थी अरबेला, डैनी की बड़ी बहन। उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। मैं देर से नहीं आई, परंतु मेहमान अभी भी स्तब्ध थे। इतनी छोटी लड़की ने टेलीपोर्टेशन किया? इतनी शक्तिशाली जादूगरनी 5 चैन तक पहुंचे बिना कोई गेट खोल ही नहीं सकता। लेकिन डैनी को उसकी ताकत से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। बस ये बहुत शोर मचा रही थी। और जैसे ही हॉल में लोग शांत होने लगे, गर्जन आकाश में एक विशाल राक्षसी आकृति प्रकट हुई। एक भयंकर वाइवर्न और उसकी पीठ पर एक सवार, क्लेयर, डैनी की दूसरी बहन। पर वह गुस्से में दिख रही थी। बस एक कदम से देर हो गई। अतिथि फुसफुसाने लगे। उन्होंने सुना था कि वह एक अद्भुत समनर है, लेकिन कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि वह सिर्फ 16 वर्ष की उम्र में एक वाइवर्न को काबू कर सकती है। लेकिन अब वे दोनों वापस घर थीं। डैनी के माता पिता और भाई के सामने खड़ी होकर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हमारा प्यारा छोटा भाई, जन्मदिन मुबारक हो। डैनी को बहनों के गिफ्ट, उनकी चमकदार और धमाकेदार एंट्री के बाद दोनों बहनों ने छट से अपने अपने तोहफे उसके हाथ में पकड़ाए। जन्मदिन मुबारक हो डैनी। डैनी ने धन्यवाद कहा। तुम दोनों ने अपनी पढ़ाई से समय निकालकर यहां आने की जहमत उठाई। लेकिन बहनें तो बस उत्साहित थीं कि उनका छोटा भाई उनके गिफ्ट खोले। इस बीच ड्यूक एरिन भावुक हो गए। आंखों में आंसू तक आ गए। मेरी बेटियों ने मुझे सिर्फ एक चिट्ठी भेजी थी, लेकिन डैनी के लिए खास तोहफे लिए आई थी। सबसे पहले डैनी ने अरबेला का गिफ्ट खोला। उसमें एक सुंदर सी अंगूठी रखी थी। डैनी ने जैसे ही अरबेला का दिया हुआ उपहार खोला, एक चमचमाती अंगूठी नजर आई। लेकिन यह कोई साधारण अंगूठी नहीं थी। जैसे ही डैनी ने उसे छुआ, अंगूठी बदल गई। वह एक आयामी पाउच में परिवर्तित हो गई। अरबेला ने इसे खुद डिजाइन किया था। सबस्पेस जादू जो केवल उच्चतम श्रेणी के जादूगर ही कर सकते थे, उसके प्रोफेसर ने इसे अंगूठी में डाला था। सब जानते थे कि सबस्पेस जादू को किसी भी वस्तु में समाहित करना बेहद कठिन होता है। अरबेला ने मुस्कुराते हुए अपने भाई का हाथ पकड़ा और खुद उसे यह अंगूठी पहना दी। उसने इसमें डैनी के अनुवांशिक कोड को भी जोड़ दिया था। अब यह केवल डैनी ही इस्तेमाल कर सकता था। एक अनोखी और अद्वितीय वस्तु। मां लिली ने ध्यान से अंगूठी को देखा। इसमें उच्च कोटि के जादुई पत्थरों से निर्मित ऊर्जा का प्रवाह हो रहा था। अरबेला ने समझाया, बस थोड़ा सा मैना प्रवाहित करो और सबस्पेस सक्रिय हो जाएगा। यह साधारण आयामी थैलों से कई गुना बेहतर था। डैनी हैरान था। ऐसे उपकरण केवल धनवान और उच्च वर्गीय जादूगरों के पास होते हैं। युद्ध के मैदान पर भी केवल कुलीन सेनापति और शक्तिशाली जादूगर ही इनका उपयोग कर सकते थे। सबसे खास बात, अंगूठी डैनी के साथ विकसित होगी और उसके शरीर के अनुरूप डल जाएगी।
डैनी ने पहली बार इसे आजमाने के लिए उसमें मना प्रवाहित किया। वूश! एक हरा चमकीला द्वार खुल गया। पूरा कक्ष रोशनी से जगमगा उठा। आर्किन स्तब्ध रह गए। इतनी आसानी से उसने इसे खोल दिया? क्लेयर, ड्यूक बीथियन और लीला की आंखें फटी की फटी रह गई। डैनी ने तो अरबेला से भी तेज सबस्पेस खोल दिया। यह लड़का अद्भुत है। अगर वह मनाकोर और मैड सर्कल दोनों एक साथ विकसित कर सका तो यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। क्लेयर का रहस्यमयी उपहार। इसके बाद क्लेयर आगे आई। उसने अपने छोटे भाई को अपना उपहार सौंपा। डैनी ने धीरे धीरे उसे खोला, दिल से अपनी बड़ी बहन को धन्यवाद दिया। लेकिन डिब्बे के अंदर एक अजीब सा अंडा रखा था, मुलायम कपड़े पर रखा हुआ। डैनी ने उलझन में अंडे को उठाया। यह क्या है? एक अंडा? लेकिन तभी क्लेयर घबरा गई। संभल कर पकड़ो, यह कोई साधारण अंडा नहीं है। पूरे परिवार में जिज्ञासा बढ़ गई। आखिर यह उपहार क्या था? परंतु क्लेयर ने यह राज केवल डैनी को बताया। वह फुसफुसाई, यह एक फैमिलियर है। मुझे यह गलती से मिला था जब मैं डियरॉन को बुलाने का प्रयास कर रही थी। मुझे खुद नहीं पता कि इससे क्या निकलेगा, पर दुनिया में हर कोई जानता था कि फैमिलियर कितने मूल्यवान होते हैं। डैनी सोचने लगा, आखिर इस अजीब अंडे से क्या निकलेगा? फैमिलियर ये समन से अलग होते हैं। वे एक पूरी तरह से स्वतंत्र और अनोखी इकाई होते हैं। फैमिलियर एक बार बुलाए जाने के बाद स्थायी रूप से वास्तविक दुनिया में रह सकते हैं। क्लेयर ने डैनी को सख्ती से हिदायत दी, इस अंडे का राज किसी को मत बताना। जब तक यह नहीं फूटता, इसे गुप्त रखना। डैनी ने गंभीरता से सिर हिलाया और वादा किया। लेकिन अरबेला चिढ़ गई। ये दोनों क्या फुसफुसा रहे हैं? वह खुद को इस वार्तालाप से अलग थलग महसूस कर रही थी। क्लेयर ने आगे समझाया, डैनी को इस अंडे में सुबह और शाम मना प्रवाहित करनी होगी ताकि अंडा उसे अपना मास्टर मान सके। ये सब देखकर खुश थी। उनके बच्चे एक दूसरे से कितना प्रेम करते थे। अचानक ड्यूक एरिन की गंभीर आवाज गूंजी। ठीक है, कम से कम अपने माता पिता को तो नमस्ते कह दो। तुम दोनों पार्टी में कहर बरपाने के बाद अब जाकर याद आई हमें। अरबेला और क्लेयर ने एक दूसरे को देखा। अरे हां, वे तो अब तक अपने माता पिता को सही से अभिवादन तक नहीं कर पाए थे। अब जाकर वे छेंपते हुए अपने पिता से मिली। लेकिन ड्यूक एरिन अपने बच्चों के लिए एक नर्म दिल वाले पिता थे। उन्हें कोई शिकायत नहीं थी, बल्कि वे खुश थे कि उनकी बेटियां स्वस्थ और प्रसन्न लग रही थी, क्योंकि वे अपने प्रोफेशन में व्यस्त होने के कारण बहुत कम घर आती थी। लीला की उदासी। लीला ने दूर से श्रेष्ठ परिवार को देखा। वे कितने खुश लग रहे थे, एक स्नेहिल, मिलनसार और हंसता खेलता परिवार। लेकिन उसकी अपनी जिंदगी ऐसी नहीं थी। डैनी की नजर उस पर पड़ी। उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। वह धीरे धीरे चुपचाप भीड़ से अलग हो गई। डैनी को आश्चर्य हुआ। इतने भव्य समारोह और शानदार भीड़ के बीच वह इतनी अकेली और उदास क्यों दिख रही थी? अगली सुबह ड्यूक बाउथर्मियन रात भर महल में ठहरे। अब वे श्रेष्ठ परिवार के क्षेत्र में घूम रहे थे। वे अब भी अरबेला श्रेष्ठ की जादू में अद्वितीय प्रतिभा के बारे में सोच रहे थे। वह जादू अकादमी की सर्वश्रेष्ठ छात्रा थी। उसकी जादू कला अतुलनीय थी। ड्यूक थेरियन के मन में एक विचार आया, अगर अरबेला का विवाह मेरे पुत्र से हो जाए, जो अकादमी का सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज है, तो श्रेष्ठ और थर्मियन परिवार एक हो जाएंगे और तब हमारी ताकत इतनी बड़ी हो जाएगी कि खुद सम्राट भी हमें चुनौती नहीं दे पाएंगे। यह सोचकर ड्यूक थेरियन ने निश्चय किया, आज ही इस सगाई का प्रस्ताव ड्यूक एरिन के सामने रखूंगा। डैनी का अथक अभ्यास। ड्यूक थेरियन महल की ओर बढ़ रहे थे, तभी धातु टकराने की आवाज आई। छन छन, यह प्रशिक्षण मैदान से आ रही थी। सुबह सुबह कोई इतनी मेहनत कर रहा था। ड्यूक थेरियन ने अंदर झांका। डैनी? वह अपने भाले की कला को निखार रहा था, पूरी तरह से एकाग्र और समर्पित। सालों से पिता के साथ प्रशिक्षण करने के कारण अब वह निपुण हो चुका था। ड्यूक थेरियन यह देख हैरान थे। इतनी छोटी उम्र में इतनी घातक भाला कला, यह लड़का साधारण नहीं है। डैनी के मेहनत देख के महल की दीवार भी कांप गए। भोर के उजासे में डैनी आपन भाला लेके मैदान में तांडव मचा रहल रहे। तबाही वाला ट्रेनिंग।
ऊ उड़े लगल, कभी आगे, कभी पीछे, कभी बाएं, कभी दाएं। एक से बढ़ के एक जानलेवा वार, गजब के तेजी। एक छटके में दर्जनों भाला घुसेड़ देते रहे हवा में। ड्यूक थेरियन दूर से देख रहे। आखिर ई बच्चा हो कि योद्धा। उनकर मन में हलचल मच गए। ई त 7 साल के बच्चा हो, बाकिर मारत मारत त एगो जंग के मैदान के उस्ताद नियर लाग रहल बा। ड्यूक थेरियन चकित रह गए। बचपन से ही बाहुबली, डैनी के बारे में तरह तरह के अफवाह सुने में आवत रहे। बचपन से ही ऊ अजीब अजीब करामात देखावत रहे। बाकिर अब पता चलल कि ऊ सब बात झूठ ना रहे। डैनी सच में एगो युद्ध का देवता बन रहल रहे। जब ऊ थक के सांस ले रहल रहे, ड्यूक थेरियन अपन आंख पोछे लगले। हमार आंख धोखा त नेके दे रहल। फिर भी डैनी चैन से बैठे वाला ना रहे। ऊ फिर उठल, अब की बार पाम के चाल पे ध्यान लगवलस। ड्यूक थेरियन त तलवार के उस्ताद रहले, उनकरा त डैनी के चाल देख के छटका लाग गए। ई त एगो महान तलवारबाज के चाल हो। डैनी के धमकी, डैनी के ई सब पता ना रहे कि कोई ओकरा के ताड़ रहल बा। बाकिर अचानक ओकरा छठा इंद्री जाग गए। ऊ भाला तान के बोल पड़ल, कौन हो ओहिजा छुप के देखे वाला? ड्यूक थेरियन के पसीना छूट गए। हम तो एगो बच्चा से पकड़ा गए। ई ऊ लोग के सम्मान के सवाल बन गए। अतीत के डरावना सच जब डैनी के सामने ड्यूक थेरियन आयलेन, डैनी के चेहरा पल भर में बदल गए। ए आदमी, ई उहे आदमी हो जे पिछला जन्म में हमके मारे रहे। डैनी के मन में गड़बड़ शुरू हो गए। वो अपना गुस्सा दबा के सिर झुका लेहलस। शिष्टाचार निभावल जरूरी रहे। बाकिर वो अंदर से एक बात सोच रहे, अब की बार अगर ई आदमी हमसे लड़ाई करे तो हम पीछे ना हटब। ड्यूक थेरियन सोच में पड़ गए। ई लड़का सच में अलग बा। डैनी जोरदार ट्रेनिंग में लागल रहे। भोर के उजास में ओकरा भाला के वार देख के मैदान भी कांप रहल रहे। ड्यूक थेरियन अपन आंख मिचमिचा के देखत रहले। का सच में ई 7 बरिस के लड़का हो? ड्यूक आगे बढ़ के कहले, बेटा तो हार्ड ट्रेनिंग देख के हम हक्का बक्का रह गेल बानी। डैनी गंभीर चेहरा बना के सिर झुका के बोलल, ड्यूक साहेब, अगर गलती से आप परेशान भाईनी तो माफ करी। बड़का हिम्मत बारे लड़िका में ऐसे बोल रहल हो जिसे हमनी दोनों बराबर होई। बाकिर उनका असली चौंकावे वाला चीज तब आयल। इतना कड़ा ट्रेनिंग के बादो ई लड़का थकतो नहीं खे। ना ओकर हाथ कांप रहल रहे, ना ओकर सांस फूला रहल रहे। ड्यूक सोच में पड़ गए। हम जब ओकर उम्र के रहनी त हमार मनाको और तक ना बनल रहे। डैनी के गजब भाला वार। ड्यूक कहले, बबुआ तोहार भाला के वार त लाजवाब बा, एकदम अरेंजी के कला दिखाई दे रहल बा। डैनी सलीके से हाथ जोड़ के कहले, धन्यवाद ड्यूक साहेब, रुआ के प्रशंसा से हम धन्य हो गई नी। ड्यूक मन ही मन मुस्कुराए लें। एकरा में योद्धा के कला तबाही, बाकिर साथे साथ एगो राजकुमार जैसन अदबो बा। हमरा बेटा ते उम्र में ऐसन शिष्टाचार सीखलो ना रहे। अब ड्यूक के मन में एगो नया ख्याल आ गेल। अगर हम आपन बेटी लायला के बिहार डैनी से करा दें तो हमरा घर के ताकत दुगना हो जाई। ऊ धीरे से कहले, डैनी लायला भी तलवार के बढ़िया ट्रेनिंग कर रहल बा। तुहू ओकरा के देखे के चाही, दोनों जने साथे रहब तो बढ़िया सीखब। डैनी बस मुस्कुरा के हाँ में हाँ मिला देलस। ड्यूक खुश हो गए। ई लड़का ना सिर्फ लड़ाई के उस्ताद बा, बल्कि राजनीति के खेलो खेल रहल बा। ड्यूक के आखिरी सवाल। ड्यूक अब जाए वाला रहले, बाकिर एक बात पूछे के मन में ठान लेहले, डैनी तू तलवारबाजी के भी कुछ सीखल बाड़ा? डैनी के दिल धड़क उठल। ए ड्यूक की नजर से कुछ नैके छुपे वाला। डैनी तुरंते बोल पड़ल, हम बस कुछ किताब पढ़नी है, बाकिर औपचारिक रूप से तलवार के ट्रेनिंग नेकी लेहले। ड्यूक सिर खुजावत सोच में पड़ गए। कुछ तो गड़बड़ बा। ए लड़का में किलस इन के खून के खुशबू कहां से आवत बा? भविष्य के टकराव। ड्यूक हंसत हंसत कहले, बबुआ अगर राजधानी आयल तो हमार महल जरूर आयल। डैनी मुस्कुरा के सिर हिला देलस। ई आदमी हमके पहचानेला? डैनी के खून उबाल मारे लागल। एगो दिन हम तोहरा से मुकाबला जरूर करब। फाउंडेशन और तैयारी को कदम दर कदम पूरा करते हुए उसे पूरा यकीन था कि वह को पछाड़ सकता है। उसके लक्ष्यों में से एक था इस जीवन में महान योद्धा बाउट थेरान को हराना। अपने प्रशिक्षण को जारी रखते हुए डैनी समय का ध्यान रखना भूल गया और अटेंडेंट हरनान को उसे बुलाने आना पड़ा। हरनान हमेशा छाया में से उसे देखता रहता था, हमेशा उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार।
हरनान की हल्की उपस्थिति को महसूस करते हुए डैनी ने सोचा कि यह आदमी हत्या कला और गुप्त कौशल सीखने के लिए काफी प्रतिभाशाली हो सकता है। आज हर कोई दूसरे भोज की तैयारी में बहुत व्यस्त था। कई कुलीन परिवार पहले ही उनके स्थान पर आना शुरू कर चुके थे। एक ही तारीख पर 30 से अधिक कुलीन परिवारों को इकट्ठा करना आसान नहीं था। जहां तक डैनी की बहनों की बात है, उन्होंने पहले ही एक टेलीपोर्टर गेट खोला और अकादमी वापस चली गई क्योंकि उनके मध्य सत्रीय परीक्षाएं निकट थीं। फिलहाल डैनी के लिए भी समय आ गया था कि वह तैयार हो जाए और अच्छे से सजे। डैनी ने मन ही मन सोचा कि उसे अपनी बहनों द्वारा दी गई उपहारों पर भी एक नजर डालनी चाहिए जो उन्होंने पिछली रात उसे दिए थे। कड़े प्रशिक्षण के बाद डैनी को पूरी तरह से तैयार किया गया और फिर उसने अपने माता पिता के साथ पारिवारिक सभा कक्ष में प्रवेश किया। वहां उसने कई कुलीनों के साथ मिलजोल किया। पूरी रात उसे अपने शिष्टाचार प्रशिक्षण को अमल में लाना पड़ा क्योंकि वह उच्च समाज के लोगों के साथ बातचीत कर रहा था। चूंकि वह जन्मदिन का लड़का था, इसलिए सभी की निगाहें उसी पर थीं। आखिरकार वह भोज हॉल से बाहर निकलने में सफल हुआ और राहत की सांस ली। एक कुलीन का जीवन वास्तव में थकाने वाला होता है। जन्मदिन का लड़का होने के कारण उसका कार्यक्रम और भी ज्यादा व्यस्त था, लेकिन कम से कम उसे हमेशा अपने सुंदर बगीचे में शांति मिल सकती थी। मिस्टर गार्डर ने इस विशेष स्थान को खूबसूरती से विकसित करने के लिए बहुत मेहनत की थी, ऐसी सुंदरता जो आत्मा को सुकून देती है। डैनी ने फूलों को देखा जो अपनी अनोखी रंगत में पूरी तरह खिले हुए थे और उनके चारों ओर तितलियां नृत्य कर रही थीं। उसे अपनी सबसे बड़ी बहन की बातें याद आई, जिसने उसे समझाया था कि प्रकृति में सबसे ज्यादा मना जादुई ऊर्जा फूलों में होती है। चूंकि उसके पास कुछ समय था, तो उसने सोचा कि क्यों न फूलों में मौजूद मना का विश्लेषण करने की कोशिश की जाए। डैनी ने अपनी आंखें बंद की और हवा में मौजूद जादुई ऊर्जा के प्राकृतिक प्रवाह को महसूस करने की कोशिश की। बिना आंखें खोले ही उसने अपनी बहन की समझाई हुई बातों को समझने का प्रयास किया। वह फूलों में मौजूद मना को महसूस करने लगा। उसने कई क्षेत्रों में एक साथ प्रशिक्षण लिया था, लेकिन उसे अभी तक मैजिक जादू और समनिंग आह्वान जादू में कोई खास प्रगति नहीं दिखी थी। उसे यह तय करने में कठिनाई हो रही थी कि वह अपना समय किन क्षेत्रों में लगाए। बहुत अधिक प्रतिभाशाली होना भी कभी कभी मुसीबत बन जाता है। डैनी इस समय सच में अपनी सफलता से परेशान था। कुछ मिनट प्राकृतिक मना में डूबे रहने के बाद आखिरकार वह फूलों में बहने वाली मना को महसूस करके डैनी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी छोटी सी चीज में इतनी विशाल उग्र मना धारा कैसे समाई हो सकती है। अगर कोई प्रकृति के प्रवाह को महसूस कर सके और किसी तरह उसे अपना बना ले, तो यह सिद्धांत शरीर में समाहित होकर एक जादुई चक्र का निर्माण कर सकता है। और ठीक यही इस वक्त डैनी के साथ हो रहा था। इसमें बहुत मदद मिली कि उसके शरीर की मना से जुड़ने की क्षमता शुरू से ही जबरदस्त थी। जो चीजें दूसरे लोग सिर्फ अपनी छठी इंद्रिय से हल्की सी महसूस कर सकते थे, उसे वह साफ साफ देख सकता था। सिर्फ एक बार इस बगीचे में आने से उसकी मना को समझने की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। जो पहले बस हल्की सी झलक थी, अब वह एकदम स्पष्ट हो गया था। वह जादू की गहराइयों को समझने के बेहद करीब था, जब अचानक उसे लगा कि कुछ टूट गया। इस बीच दो कुलीन बच्चे भी बगीचे में आ पहुंचे थे। भोज हॉल में बड़ों की बोरिंग बातें सुनकर वे वहां से भाग निकले थे। वे दोनों भाई बहन थे। उनमें से बड़ा, जो लाल बालों वाला था, इस बात से चिढ़ा हुआ था कि हर कोई सिर्फ महान प्रतिभा स्रा के बेटे के बारे में ही बात कर रहा था और उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। अपनी जलन में वह गुस्से में फूलों की क्यारी पर चलने लगा, जिसे वे फूल बुरी तरह कुचलने लगे। वह और उसका छोटा भाई इस विशाल बगीचे में रास्ता भटक चुके थे और तभी उन्होंने देखा कि डैनी वहां खड़ा था, जैसे किसी गहरी सोच में डूबा हो। उन्होंने डैनी के कपड़ों को देखा और गलती से यह मान लिया कि वह कोई सेवक होगा। वे उस पर चिल्लाए। डैनी को यह बदतमीजी बिल्कुल पसंद नहीं आई। यह नीच लड़का इतनी हिम्मत कर रहा था कि उसे आदेश दे रहा था कि वह उन्हें बाहर निकलने का रास्ता दिखाए। डैनी ने देखा कि वे फूलों को कुचल रहे थे और गुस्से में उन पर चिल्लाया, रुको, फूलों को मत कुचलो। लाल बालों वाले बदतमीज को यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि कोई उस पर चिल्लाए। डैनी ने गहरी आवाज में पूछा, तुम लोग बगीचे के रास्तों का इस्तेमाल करने के बजाय फूलों की क्यारी क्यों बर्बाद कर रहे हो?
लाल बालों वाला लड़का ये देखकर और भी अकड़ गया कि डैनी उम्र में छोटा था, और उसने अपनी बेशर्मी जारी रखी। फिर वही हुआ जो हर घमंडी कुलीन बच्चे करते हैं। उसने अपने परिवार का नाम घमंड से उछाला। लेकिन डैनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके लिए तो ये दोनों बस दो बिगड़ैल लड़के थे जो उसके सुंदर बगीचे को नष्ट कर रहे थे। लाल बालों वाले बदतमीज को जंगली कहे जाने से गुस्सा आ गया, लेकिन वह वाकई ऐसा ही बर्ताव कर रहा था। उसने डैनी की कॉलर पकड़ ली। वह और उसका भाई काउंट टायरन के बेटे थे, जो इस किले में एक मेहमान था। काउंट टायरन का नाम सुनते ही डैनी को अपनी पिछली जिंदगी की एक याद अचानक ताजा हो गई। यह वही नीच आदमी था जिसे उसने युद्ध के मैदान में शर्मनाक हार के बाद बंदी बनाया था। डैनी को अच्छी तरह याद था कि काउंट टायरन कितना घटिया इंसान था, घमंडी और मतलबी। और उसके बेटे के इस घटिया व्यवहार को देखकर जैसा बाप वैसा बेटा वाली कहावत एकदम सही लग रही थी। लाल बालों वाला लड़का अपनी अकड़ में अपने परिवार की शान बघाड़ता रहा। हम राजधानी के सबसे प्रसिद्ध परिवारों में से एक हैं, उसने गर्व से कहा। हमारी हैसियत इतनी बड़ी है कि अगर चाहें तो तुम्हें बिना किसी सुराग के गायब कर सकते हैं। इसलिए अपनी जुबान संभाल कर बात करो। डैनी के पास ऐसे घमंडी लोगों का इलाज था। ऐसे बेवकूफ लोगों से डैनी पहले ही निपट चुका था। उसे पता था कि इस लाल बालों वाले मूर्ख के मोटे खाली दिमाग में उसकी बातें घुसेगी नहीं। लाल बदतमीज ने गुस्से में मुक्का उठाया और डैनी की तरफ झपटा, अब भी यह सोचते हुए कि वह बस एक मामूली नौकर को धमका रहा है। लेकिन डैनी ऐसा होने नहीं देने वाला था। जैसे ही लाल बदतमीज ने हमला किया, डैनी ने अपना सिर पूरी ताकत से उसके नाक पर दे मारा। यह एक करारा वार था। लाल बदतमीज की नाक लगभग कुचल ही गई थी। उसका छोटा भाई घबराकर चिल्लाया, भैया। वह तुरंत अपने भाई की ओर भागा जो जमीन पर ढेर हो चुका था। लाल बदतमीज ने अपनी नाक पोंछी और अपने हाथ में खून देखा। खून देखते ही वह ऐसे डर गया जैसे उसने जिंदगी में पहली बार खून बहते देखा हो। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने डैनी को मारने की धमकी दी। डैनी को यह सुनकर मजा आ गया। तो कर ले कोशिश, उसने ठंडी आवाज में कहा। देखते हैं कौन जीतता है। लाल बदतमीज खून के बदले खून चाहता था। छोटे भाई में थोड़ी अक्ल थी, वह अपने बड़े भाई को रोकना चाहता था। लेकिन लाल बदतमीज इतना गुस्से में था कि कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। वह फिर से डैनी पर झपटा, लेकिन डैनी ने बड़ी आसानी से पीछे हटकर उसके वार को टाल दिया। यह तो एक तरफा लड़ाई थी। डैनी उसके मुक्कों से बचता रहा और गौर किया कि यह लड़का कितनी गलत फुटवर्क इस्तेमाल कर रहा था, जैसे उसने कभी कोई हथियार पकड़ा ही ना हो। तो ये या तो कोई जादूगर होगा या फिर समनर, डैनी ने सोचा। लाल बदतमीज ने लगातार वार करना जारी रखा, लेकिन एक भी मुक्का डैनी को छू भी नहीं पाया। वह इतना तेज था कि उसकी एक बाल तक हिलने नहीं दी। लाल बदतमीज की नाक से अब भी खून बह रहा था और उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। डैनी बस खेल रहा था। वह अपनी तेज चाल का इस्तेमाल कर अपने दुश्मन को थकने दे रहा था। तभी उसके दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया। अगर मैं फूलों में देखे गए मना प्रवाह को अपने अनुसार डाल सकूं, तो क्या मैं उसे एक भौतिक रूप दे सकता हूं? अगर यह सफल रहा, तो मैं इसे युद्ध में इस्तेमाल कर सकता हूं। डैनी ने इस विचार को परखने का फैसला किया। लाल बदतमीज का छोटा भाई यह सब देख रहा था। उसका मुंह हैरानी से खुला रह गया। डैनी ने जमीन पर अपने पैर जमाए और अपने हाथों में मई ऊर्जा इकट्ठा करने लगा। उसने एक शुद्ध मना की गेंद को अपनी कल्पना में देखा और फिर उस गेंद को लाल बदतमीज के पेट की तरफ उछाल दिया। जोरदार झटका लगा। लाल बदतमीज दर्द से चिल्लाते हुए घास पर जा गिरा। वह कंक्रीट से टकराया और पूरा रास्ता तहस नहस हो गया। उसकी चीखें गूंज उठी। उसका शरीर और उसका अभिमान दोनों बुरी तरह कुचल गए थे। छोटे भाई ने घबराकर अपने बेइज्जत बड़े भाई की ओर देखा, जो अब फूलों की क्यारी में औंधे मुंह पड़ा था। नहीं थी। हे भगवान, मैंने फूलों की क्यारी बर्बाद कर दी, वह बड़बड़ाया। लेकिन लाल बदतमीज अब भी हिम्मत नहीं हार रहा था। वह कराहते हुए फिर से उठ खड़ा हुआ। अब उसे एहसास हुआ कि डैनी कोई आम लड़का नहीं था। वह जादू का इस्तेमाल कर सकता था। वह अब डर और गुस्से से चिल्लाया, तुम आखिर हो कौन? छोटा भाई अब भी उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब बेकार था।
लाल बदतमीज की अकड़ इतनी ज्यादा थी कि वह अब किसी भी नतीजे की परवाह नहीं कर रहा था। गुस्से और अपमान से भरा, उसने अपने शरीर के अंदर की मना को बुलाया। डैनी ने देखा कि वह किसी भयावह पोर्टल को खोलने की कोशिश कर रहा था। हूं, तो ये जादू समनर सत्ता का है, डैनी ने सोचा। मना की धाराएं घूमने लगीं और एक साथ जुड़कर एक अर्ध स्वच्छ भेड़िए का रूप लेने लगीं। भेड़िया खून का प्यासा लग रहा था। उसके नुकीले दांत चमक रहे थे और वह खतरनाक ढंग से गुर्रा रहा था। लाल बदतमीज जोर से हंसा। मिलिए मेरे समन से, गेनपू से, उसने ऐलान किया। अब उसने अपना असली नाम बताया। मैं हूं दिगोन टायरन। अब तुझे पता चलेगा कि मुझसे पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। डैनी ने सुना कि वह भेड़िए को हुक्म दे रहा था कि वह उसे फाड़ डाले, लेकिन डैनी जरा भी प्रभावित नहीं हुआ। बस एक मामूली भेड़िया, वह बिना हिले डुले वहीं खड़ा रहा, जैसे कुछ हुआ ही न हो। आखिरकार उसकी बहन क्लातो ड्रैगन जैसे भयानक जीवों को समन करती थी। दिगोन काफी दूर खड़ा हो गया और गेनपू डैनी की तरफ झपटा, लेकिन डैनी जरा भी नहीं हिला। उसकी नजरें भेड़िए की आंखों में टिकी रहीं। तभी अचानक गेनपू के पैर ठिठक गए। भेड़िया रुक गया। उसकी आक्रामकता जैसे हवा में उड़ गई। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ा और उल्टी दिशा में भागने लगा। टायरन भाइयों की आंखें फटी रह गईं। दिगोन के लिए यह एक अकल्पनीय पराजय थी। उसका समन उसके ही खिलाफ जा रहा था। गेनपू, मैंने हुक्म दिया था, इसका गला काट दो, दिगोन चिल्लाया। लेकिन भेड़िया ने उसकी एक भी नहीं सुनी। इसके उलट उसने डैनी की तरफ अपनी पूंछ हिलानी शुरू कर दी। डैनी ने महसूस किया कि भेड़िए के मन में उसके लिए कोई बुरी भावना नहीं थी। अच्छा लड़का, उसने गेनपू के सिर पर हल्के से हाथ फेरा। यह क्या हो रहा था, डैनी खुद भी समझ नहीं पा रहा था। लेकिन अब जब उसने गौर किया तो उसे याद आया कि उसकी बहन के समन भी उससे हमेशा दोस्ताना बर्ताव करते थे। यह क्या मेरी खास क्षमता हो सकती है? क्या मैं समन किए गए जीवों का स्वाभाविक रूप से विश्वास जीत सकता हूं? या फिर क्या गेनपू अपने मालिक इस मूर्ख दिगोन से तंग आ चुका था? दिगोन की हालत देखकर लग तो ऐसा ही रहा था। वह पूरी तरह हक्का बक्का था। समन अपने मास्टर को धोखा नहीं दे सकते, उसने बौखलाकर कहा। लेकिन जो कुछ हुआ, उसने उसकी पूरी दुनिया हिला दी। डैनी हर मोर्चे पर जीत रहा था और अब वह दिगोन को चिढ़ाते हुए बोला, क्या हुआ अब आनंद, देखता हूं और क्या कर सकता है। छोटा भाई अब सचमुच अपने बड़े भाई से भीख मांगा था कि वह खुद को और ज्यादा शर्मिंदा करना बंद करे। भाई बस करो, अब हार मान लो। लेकिन दिगोन, उसका मूर्ख दिमाग अब भी लड़ाई लड़ने को तैयार था। छोटे भाई की हालत और खराब हो गई। बेचारा अपने बड़े भाई की मूर्खता के कारण फंस गया था और डर के मारे उसकी पैंट गीली हो गई। छोटा भाई रो पड़ा और दिगोन ने उसे जोर से फटकारा। अबे, कितनी बेइज्जती कराएगा। डैनी ने उनकी गर्व भरी पराजय पर नमक छिड़क दिया। बाथ हाउस नीचे तहखाने में है, जाकर सफाई कर लो। दिगोन का चेहरा लाल हो गया, पर वह इस शर्मिंदगी से बचने के लिए अपने भाई के दुर्घटना का बहाना बनाकर वहां से खिसक लिया और जाते जाते हुक्म भी दे गया, यहीं खड़ा रहना, कहीं मत जाना। डैनी ने उस हार चुके कायर को घृणा से देखा। वाह, इतनी बड़ी बड़ी डींगे मारने वाला अपना समन भी छोड़कर भाग गया। डैनी ने फिर मन को शांत किया और बगीचे में अपने नए जान के साथ प्रयोग जारी रखा। उसे अपनी बहन क्ला की सिखाई हुई एक पुरानी ट्रिक याद आई। अगर मैं चाहूं तो क्या इस भेड़िए को पूरी तरह से अपना बना सकता हूं। उसने देखा कि दिगोन और गेनपू के बीच की बची खुची कमजोर कड़ी अब भी मौजूद थी। डैनी ने उस कड़ी को काट दिया और अपनी खुद की मना से एक नई मजबूत कड़ी जोड़ दी। अब गेनपू पूरी तरह से डैनी का समन बन चुका था। यह क्या था? एक बच्चा जिसने कभी ढंग से समनिंग सीखी भी नहीं थी, उसने ये जटिल तकनीक ऐसे ही कर डाली, सिर्फ इसलिए कि समन किए गए जीव उसे स्वाभाविक रूप से पसंद करते थे। डैनी ने सफलतापूर्वक खुद को एक समनर के रूप में स्थापित कर लिया था। लेकिन यह सुकून ज्यादा देर तक नहीं टिका, क्योंकि उसने एक बहुत जानी पहचानी मगर नापसंद आवाज सुनी। यही रहा वो बदतमीज बच्चा। दिगोन टायरन, वह कमीना, वापस आ गया था और इस बार वह अकेला नहीं था। वह अपने डैडी को लेकर आया था। पिताजी देखिए, इसने मुझे बुरी तरह पीटा और मेरा समन छीन लिया। उसने नाक में रुई ठूस रखी थी और अब भी सुबक रहा था। डैनी ने अपने सामने एक बड़ा मोटा आदमी देखा।
वह आगे बढ़ा और अपने बड़े घमंड से परिचय दिया। मैं हूं मोगार्ड टायरन, टायरन काउंट परिवार का मुखिया। और फिर उसी अभिजाती घमंड से डैनी से सवाल करने लगा, क्या तुमने सच में मेरे बेटे का यह हाल किया? क्या तुमने सच में उसका समन छीन लिया? डैनी ने पीछे हटने की जरूरत ही नहीं समझी। वह सीधा आंखों में आंखें डालकर खड़ा रहा। हां, किया। अब उसने मोगार्ड को ध्यान से देखा। अरे, ये तो वही सुअर है जिसे मैंने पिछली जिंदगी में युद्ध के मैदान में बंदी बनाया था। अब यह पहले से भी ज्यादा मोटा लग रहा था। लगता है शांति के दिनों ने इसे खूब खिला पिला दिया। मोगार्ड ने और भौंकना शुरू कर दिया। मैं इस मामले को ऐसे नहीं छोड़ सकता। मेरे बच्चों से टकराने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? लेकिन डैनी शांत था। तो तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूं? मोगार्ड ने एक और घमंडी सवाल दागा। तुम कौन हो बच्चे? अब बारी डैनी की थी। उसने गर्व से सिर ऊंचा किया और अपना परिचय दिया। मेरा नाम है डैनी स्रास, दक्षिण के स्वामी स्रास काउंट परिवार के मुखिया अर्घान स्रास का सबसे छोटा पुत्र। बिल्कुल गेम ऑफ थ्रोन्स वाला इंट्रो। और इस परिचय ने टायरन बाप बेटे की बोलती बंद कर दी। बिना जाने ही उन्होंने जन्मदिन के लड़के को नाराज कर दिया। उन्हें पता ही नहीं था कि वे दक्षिण के उभरते सितारे से उलझ रहे हैं। ड्यूक को यह अप्रत्याशित मुठभेड़ पूरी तरह से चौंका देती है। स्रास परिवार के सबसे छोटे बेटे से मिलने की उम्मीद तो नहीं थी। जैसे ही उसने स्रास हाउस का नाम सुना, उसकी आंखों में पुरानी यादें ताजा हो गई। वही आदमी जिसने मुझे युद्ध में बंदी बनाया था। और मेरी कोई खास उपलब्धि भी नहीं थी, इसलिए बाकी सभी महान कुलीनों ने मेरा मजाक उड़ाया था। पर अब मेरी बारी है। उसका मोटा दिमाग तेजी से चलने लगा। यह एक सुनहरा मौका है। अगर मैं इस स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ दूं, तो मैं स्रास परिवार का नाम खराब कर सकता हूं। और फिर मैं खनन अधिकार, माइनिंग राइट्स की मांग कर सकता हूं। जो कभी मुझ पर हंसते थे, वे अब मेरे सामने सिर झुकाएंगे। यही सोचकर वह हमारे लड़के की तरफ घूमता है और पूछता है, तो तुम ही हो जन्मदिन का लड़का? डैनी शांत चेहरा बनाए रखता है, बस सिर हिलाकर संक्षिप्त हां कह देता है। मोटा आदमी अपनी झुंझलाहट दबाने की कोशिश करता है। मैं यहां किसी बच्चे का जन्मदिन मनाने नहीं आया था। फिर वह अपने बेवकूफ बेटे दिगोन की ओर इशारा करता है। अब बताओ, तुम मेरे बेटे की बेइज्जती का बदला कैसे चुकाओगे? पहले उसे मारा, फिर उसका समन चुराया। तुम जानते भी हो कि यह एक बड़ा अपराध है। दिगोन भी बीच में कूद पड़ा। हां, यह इसकी आखिरी रात है। मोटा बाप फिर धमकी देता है, मैं सीधे काउंट स्रास से बात करूंगा। उसे तुम्हारे गुनाहों के लिए जवाबदेह ठहराऊंगा। डैनी बस हल्के से सिर हिलाता है और आगे बढ़कर कहता है, ठीक है, लेकिन उसके पहले तुम्हारा बेटा मुझसे माफी मांगे। उसी बगीचे में जहां उसने अपनी गलती की थी। बस यही सुनकर वह मोटा आदमी फट पड़ा। तुम बकवास क्या कर रहे हो लड़के? दिगोन भी गुस्से से दांत पीसने लगा। पर डैनी बिल्कुल स्पष्ट था। हां, मैंने उसे मारा, लेकिन यह आत्मरक्षा थी। उसने मेरी जान को खतरा पहुंचाया था। और रही समन की बात, मैंने कुछ नहीं छीना। गेनपू ने खुद मुझे चुना। अब दिगोन चिल्लाने लगा, झूठ, यह असंभव है। मोटे आदमी ने थोड़ी देर सोचा, फिर उसे याद आया, स्रास परिवार की दूसरी बेटी एक असाधारण समनर है। क्या उसने इसे सिखाया कि कैसे किसी और के समन को जबरदस्ती छीनना है? अब मोटा बाप और बेटा डैनी से बहस करने लगे। पर डैनी को लगा, भाई, यह तो बेवजह का सिरदर्द बन रहा है। कब खत्म होगा यह सब? आखिरकार मोगार्ड टायरन ने हार मान ली। इतनी बकवास करने के बाद उसकी जबड़े की मांसपेशियां दर्द करने लगीं। ठीक है, अब और बहस नहीं। चलो देखते हैं कि काउंट स्रास इस पर क्या कहते हैं। ही गए जिनकी बात हो रही थी। काउंट स्रास खुद वहां पहुंच चुके थे और उनके साथ थे ड्यूक थेरॉन। मोटा बाप और उसका गंदा बेटा पूरा हक्का बक्का रह गए। काउंट स्रास तो समझ आता है, पर ड्यूक थेरॉन भी? ये कैसे हुआ? जैसे ही घटनास्थल पर शांति छाई, लाल सिर वाला लड़का अपने ड्रामे की गवाही देना शुरू कर चुका था। हम तो बस बगीचे में खो गए थे, छोटे भाई के साथ रास्ता ढूंढ रहे थे। इसलिए हमने डैनी को कहा कि हमें बाहर जाने में मदद करे। लेकिन अचानक, बिना किसी कारण के, डैनी ने मुझ पर हमला कर दिया।
मुझे सिर से टक्कर मारी। फिर कोई अजीब सी तकनीक इस्तेमाल करके मेरा मजाक उड़ाने लगा। डराने के लिए मैंने अपना समन बुलाया, पर उसने मेरा समन ही छीन लिया। फिर मुझ पर पलटकर हमला भी किया। थोड़ा सांस लेते हुए, मानो बहुत बड़ा अन्याय हुआ। मेरे साथ यही हुआ, काउंट स्रास। अब आपको न्याय करना है। डैनी बस शांत खड़ा था, जैसे ये सब सुनकर ऊब गया हो। वाह, पिताजी इसे इतनी गंभीरता से सुन भी रहे हैं। मुझे तो लगा था कि वे इस ड्रामेबाज की बातों पर ध्यान ही नहीं देंगे, पर फिर डैनी को याद आया। हाँ, पिताजी परिवार की प्रतिष्ठा को बहुत गंभीरता से लेते हैं। वह कभी किसी एक पक्ष को नहीं मानते, चाहे दुश्मन ही क्यों न हो। अब बारी थी मोटे बाप मोगार्ड की, बनावटी गंभीरता से। मैं तो बस डैनी को एक चेतावनी देना चाहता था, लेकिन किसी का समन चुराना एक गंभीर अपराध है। यह तो मैं बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकता। अब काउंट स्रास ने खुद बोलना शुरू किया। मोगार्ड, मैं इस झगड़े पर सिर्फ एक पक्ष की बात सुनकर कोई फैसला नहीं करने वाला। मैं पहले अपने बेटे की बात भी सुनना चाहूंगा। फिर मैं पूरी स्थिति को समझकर न्याय करूंगा। और अगर तुम्हें किसी पूर्वाग्रह की चिंता है, तो ड्यूक थेरॉन भी इस मामले पर अपनी राय देंगे। ड्यूक थेरॉन बस हल्का सा मुस्कुराए। अगर मामला इतना गंभीर है, तो मैं इसे सुलझा सकता हूं। मोटे बाप का माथा पसीने से भीग गया। धत तेरी, थेरॉन को बीच में लाने की क्या जरूरत थी? अब मामला मेरे लिए और भी बिगड़ सकता है। यह बिल्कुल अच्छा संकेत नहीं है। शुरुआत से ही सब गलत जा रहा है। अब काउंट स्रास ने डैनी को इशारा किया कि वह सच बताए। डैनी गहरी सांस लेकर कहना शुरू करता है। जो कहा गया वह पूरी तरह झूठ नहीं है, लेकिन सच भी नहीं है। हां, कुछ बातें सही है, लेकिन असली कहानी कुछ और है। आंखें टेढ़ी करके सीधा दिगोन को देखते हुए, ये लड़का बगीचे में आया और उन फूलों को रौंद दिया जिन्हें हमने बहुत प्यार से उगाया था। मैंने बस उसे बगीचे से निकलने के लिए कहा, लेकिन उसे यह नागवार गुजरा। फिर उसने मुझ पर हमला कर दिया। अब बाप बेटे की जोड़ी पूरी तरह चौंक गई। क्या बकवास कर रहा है यह लड़का? दिगोन तिलमिलाकर चिल्लाया, झूठ, यह सब झूठ है। पर काउंट स्रास ने बस एक कड़ा इशारा किया। डैनी, जारी रखो। डैनी ने सिर हिलाया और आगे कहना शुरू किया। इस लड़के ने समन किया था, जेनपू, और इसका आदेश था कि मुझे मार डाले। डैनी ने यह बात कह दी। और हां, मैंने इसका समन नहीं चुराया। जेनपू खुद मेरे पास आया। उसने मुझ में सद्भावना देखी। पूरी तरह से अवाक रह गया। 7 साल का बच्चा इतनी निपुणता से, इतनी गरिमा के साथ बोल रहा है। दूसरी तरफ डैनी ने फिर दोहराया, मैंने किसी का समन नहीं चुराया। यह तथ्य है, इसे मानना पड़ेगा। गुस्से से पैर पटकने लगा। बकवास, यह सरासर बकवास है। एक ऐसा लड़का जो समनर भी नहीं है, उसके आगे समन कैसे झुक सकता है? यह असंभव है। लेकिन डैनी ने बिल्कुल सहजता से उत्तर दिया, मुझे समनों के प्रति जन्मजात अफिनिटी है। अगर समन और उसके मालिक के बीच लगाव कमजोर हो, तो वह मेरे जैसे किसी के प्रति समर्पण कर सकता है। मोगार्ड की आंखें गुस्से और अविश्वास से लाल हो गई। बिल्कुल नहीं, यह नामुमकिन है। लेकिन डैनी बस शांत खड़ा मुस्कुरा रहा था। यही सच्चाई है, तुम चाहो या न चाहो। अब मोगार्ड का चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उसे भयंकर कब्ज हो गई हो। यह लड़का मनगढ़ंत कहानियां बना रहा है। अब ड्यूक ने भी बात में दखल दिया। अगर यही बात है, तो इसे सिद्ध करना मुश्किल नहीं होना चाहिए, है ना? काउंट स्रास ने भी अपने बेटे की तरफ देखा। क्या तुम इसे सिद्ध कर सकते हो, डैनी? डैनी ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया। इस बीच मोगार्ड ने अपने बेटे को मौत जैसी नजर से घूरा। तेरी वजह से मैं इस झमेले में फंसा हूं। बेटे के माथे से पसीना टपकने लगा। अगर मैं जैनपू को फिर से नहीं बुला पाया, तो पिताजी मुझे मार ही डालेंगे। पर अगर कनेक्शन कट चुका हो तो? नहीं, नहीं, मैं जरूर समन करूंगा। मुझे करना ही होगा। लेकिन जैसे ही उसने समन करने की कोशिश की, कुछ भी नहीं हुआ। मोगार्ड गुस्से से दहाड़ उठा। निकम्मे, तू समन क्यों नहीं कर पा रहा? उधर डैनी हल्की सी मुस्कान दबाए खड़ा था। स्वाभाविक है, कनेक्शन तो मैं पहले ही काट चुका हूं। अब यह लड़का कितनी भी कोशिश कर ले, जेनपू उसकी बात नहीं सुनेगा। अब डैनी ने खुद आगे बढ़कर कहा,
अब मैं इसे करके दिखाऊंगा। लेकिन वह जोड़ते हुए बोला, पर इसके लिए मुझे उसकी समन साइन चाहिए। मोटे बेटे ने गुस्से में पैर पटका। तेरी इतनी हिम्मत कि मुझसे मेरी समन साइन मांगे? बेवकूफी की बातें मत कर। लेकिन काउंट स्रास ने सख्त स्वर में कहा, तुमने खुद कहा कि डैनी किसी भी हालत में समन नहीं कर सकता। तो फिर इसे आजमाने में क्या हर्ज है? अब मोगार्ड की माथे पर पसीने की धारें बह निकली। यह स्थिति मेरे काबू से बाहर जा रही है। अगर यह लड़का सफल हो गया तो? पर कोई चारा नहीं था। मोगार्ड दांत पीसते हुए बोला, दे दे इसे। मोटे बेटे की आंखों में आंसू आ गए। नहीं, अगर यह लड़का सच में जेनपू को बुला ले गया तो। लेकिन बाप का गुस्सा देखकर उसे मजबूरन अपनी समन साइन देनी पड़ी। अब डैनी के हाथ में वह साइन आ चुकी थी। अब देखो कमाल। धीरे धीरे अपनी ऊर्जा केंद्रित करता है। समन, जैनपो।